सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक लिटरेचर वर्ल्ड स्टडी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि यूपी पीएससी जीडीसी इंग्लिश लिटरेचर का जो एग्ज़ाम है वो 31 मई 2026 को होने वाला है। तो मैंने सोचा कि आप लोग को इसका कुछ सिलेबस पढ़ा दूँ। तो आज मैं आप लोग को इंडियन राइटिंग लेकर आई हूँ, यूनिट 6। हमारे सिलेबस में यूनिट 6 है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। उसमें पहले जो सिलेबस के जो पहले राइटर है वो है तोरू दत्त। कौन है? तोरू दत्त। 1856 टू 1877 तक इनका टाइम पीरियड है। उसके बाद चलिए इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तोरू दत्त इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन इंग्लिश पोएट ऑफ द 19th सेंचुरी। तोरू दत्त कौन थी? भारतीय इंग्लिश पोएट में सबसे पुरानी, वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पुरानी और बहुत महत्वपूर्ण कौन थी? 19th सेंचुरी की कवित्री थी। शी रॉट पोइट्री, ट्रांसलेशन एंड फिक्शन इन इंग्लिश एंड फ्रेंच। उन्होंने पोइट्री, ट्रांसलेशंस, फिक्शंस ये सब किस में लिखी? इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी। एंड इज फेमस फॉर इंट्रोड्यूसिंग इंडियन मैथोलॉजिकल थीम्स इनटू इंग्लिश पोट्री। और ये किस लिए फेमस है? इन्होंने इंडियन मैथोलॉजिकल थीम्स इनटू इंग्लिश पोट्री, जो इंडियन पौराणिक कथाएं हैं उस थीम को इंग्लिश पोट्री में इन्होंने इंक्लूड किया है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए आगे इनके बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिक फैक्ट्स, कुछ इनके बेसिक फैक्ट्स है। जैसे इनका फुल नेम क्या था? तोरू लता दत्त। इनका फुल नेम क्या था? तोरू लता दत्त। डेट ऑफ बर्थ इनका क्या है? 4 मार्च 1856। बर्थ प्लेस है कलकत्ता, इंडिया। डेथ इनका हुआ था 30 अगस्त 1877। इनका डेथ बहुत अर्लियर हो गया था, यानी ये कितनी साल की थी जब इनका डेथ हुआ था? ये केवल 21 ईयर्स की थी, यानी केवल 21 साल की थी तभी जब इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका नेशनलिटी क्या है? इंडियन, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, डेट ऑफ बर्थ पूछता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, नेशनलिटी पूछता है, डेथ के बारे में पूछता है, फुल नेम पूछता है। तो मैंने यहाँ पर सारे नोट्स बना लिए हैं, आपको इजीली बस इसको रिवाइज करना है। आप इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर आएगा ही नहीं। लैंग्वेज नाउन, ये कौन कौन सी लैंग्वेज जानती थी? इंग्लिश, फ्रेंच, बंगाली और संस्कृत, ये 4 लैंग्वेज जानती थी। 4 लैंग्वेजेस में ये फेमस थी। पहला इंग्लिश, फिर फ्रेंच, फिर बंगाली और संस्कृत। लिटरेरी पीरियड, इनका जो लिटरेरी पीरियड था वो कहाँ से कहाँ तक था? 19th सेंचुरी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ये कौन सी सेंचुरी की थी? 19th सेंचुरी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर थी, इनका टाइम पीरियड था। और ये किस किस जॉनरा पे लिखती थी? पोइट्री लिखती थी, नॉवेल्स लिखती थी और ट्रांसलेशन भी करती थी। इनका फैमिली बैकग्राउंड है हमारा दूसरा पॉइंट। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पढ़ लेते हैं। फादर, इनके फादर का नाम था गोविंद चुंदर दत्त। गोविंद चुंदर दत्त ये क्या थे? अ गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड पोएट हु इनकरेज्ड हर लिटरेरी इंटरेस्ट। यानी इनके पिता एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे और एक पोएट भी थे, जिन्होंने इन्हें क्या किया? लिटरेरी इंटरेस्ट में इनकरेज दिया, बढ़ावा दिया। और इनकी मदर का नाम था क्षेत्रामोनी दत्त। क्षेत्रामोनी दत्त ये क्या बंगाली कल्चर से आई थी, इसलिए ये बंगाली लैंग्वेज भी जानती थी। तोरू दत्त का जो बंगाली लैंग्वेज का इफेक्ट है वो इन्हीं से है। उसके बाद फिर ब्रदर, इनके ब्रदर का नाम था अब्जू दत्त, जो बहुत ही यंग एज में डेथ हो गया था उनका। और फिर इनकी एक सिस्टर थी, इनका नाम था अरुंधति दत्त। ये भी बहुत जल्द 20 के एज में ही ख़त्म हो गई थी, इनका डेथ हो गया था। तो इनका जो फैमिली हिस्ट्री है वो बहुत ही ट्रेजिडी फुल रहा है। यानी इनके जो भाई थे, बहन थे, ये खुद ही 21 की एज में डेथ हो गया था इनका। तो ये एक ट्रेजिडी था इनके फैमिली में। द दत्त फैमिली बिलोंग टू अ वेल्थी एंड इंटेलेक्चुअल बंगाली फैमिली। जो दत्त की फैमिली थी, तोरू दत्त की फैमिली थी, वो किसी संबंध रखती थी? एक वेल्थी, अमीर और इंटेलेक्चुअल बंगाली फैमिली से बिलोंग रखती थी, जिन्होंने क्या किस में कन्वर्ट हो गए थे? ये लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे, यानी इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था।
चलिए आगे पढ़ते हैं इनके अर्ली लाइफ के बारे में, तोरू लता दत्त जी के अर्ली लाइफ के बारे में। तोरू दत्त ग्रीव अप इन अ कल्चर्ड एंड लिटरेरी इन्वायरमेंट। इनका जो मतलब ग्रो अप हुआ, जो इनका ये जो कल्चर और लिटरेरी इन्वायरमेंट में इनका ग्रीव अप हुआ, इनका पालन पोषण किस में हुआ? कल्चर एंड लिटरेरी इन्वायरमेंट में, क्योंकि इनके जो पिता थे वो भी एक पोएट ही थे। हिज फादर टॉट हर इंग्लिश लिटरेचर एंड पोट्री। इनके पिता ने इनको क्या पढ़ाया? इंग्लिश लिटरेचर और पोट्री। शी डिवेलप्ड इंटरेस्ट इन यूरोपियन लिटरेचर एट अ वेरी यंग एज। इन्होंने यूरोपियन लिटरेचर में बहुत छोटी सी उम्र में ही अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था। शी वॉज डीपली इफेक्टेड बाय द अर्ली डेथ्स ऑफ हर ब्रदर एंड सिस्टर। इनका मतलब इनके ऊपर जो इनकी भाई और बहन का डेथ हो गया था बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। विच इन्फ्लुएंस्ड द मिलांकली टोन इन हर पोट्री। जो इनकी पोट्री में क्या करती है? मिलांकली थीम्स को, टोन्स को क्या करती है? इन्फ्लुएंस्ड करती है, प्रभावित करती है। एजुकेशन, इनके एजुकेशन देखिए, इन्होंने फॉर्मल यूनिवर्सिटी या स्कूल ज्वाइन नहीं किया, लेकिन इन्होंने प्राइवेट ट्यूटोरिंग हासिल की, यानी घर पे इन्होंने शिक्षा हासिल की। स्टडीज़ इन यूरोप, सी ट्रेवल टू यूरोप विद हर फैमिली। इन्होंने अपने फैमिली के साथ यूरोप में भी ट्रेवल किया। 1869 में फैमिली मूव्ड टू लंदन। इनकी जो फैमिली थी वो लंदन मूव हो गई थी। ये लोग 1869 में लंदन शिफ्ट हो गए थे। लेटर लिव्ड इन कैम्ब्रिज, फिर बाद में ये कैम्ब्रिज में रहने लगे थे। स्टडीड फ्रेंच इन नाइस, और वहीं पर इन्होंने क्या किया? स्टडीज़ की है। किसकी? फ्रेंच की। फ्रेंच की स्टडी इन्होंने की, तभी इनको फ्रेंच लैंग्वेज भी आता था। ड्यूरिंग द टाइम, उस समय, सी स्टडीज फ्रेंच लिटरेचर। सोचिए ये कितनी अर्लीस्ट पोएट है हमारे मतलब इंडियन लिटरेचर की, इंग्लिश लिटरेचर की इंडियन। और उन्होंने उस टाइम पे क्या किया था? फ्रेंच लिटरेचर पढ़ा था। रीड इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स को भी पढ़ा था। एंड बिकेम फ्लुएंट इन फ्रेंच, और फ्रेंच में ये क्या थी? एकदम फ्लुएंट थी, यानी एक तो फ्लुएंटली ये फ्रेंच बोल सकती थी। लिटरेरी करियर, तोरू दत्त बिगेन राइटिंग पोट्री इन हर टीनेज ईयर्स। इनका जो लिटरेरी करियर है वो बहुत ही मतलब छोटी सी उम्र में ही शुरू हो जाता है। इनकी जो राइटिंग की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी किस किस कैरेक्टरिस्टिक्स से वो लिखती थी, कौन कौन सी विशेषताएँ थी, चलिए देख लेते हैं लिटरेरी करियर में। She combined of Indian mythology and Western literary style. इन्होंने क्या किया? इंडियन मैथोलॉजी और वेस्टर्न लिटरेरी स्टाइल दोनों को कंबाइन करके लिखी है। अपना वर्क्स जो लिखा है वो इंडियन मैथोलॉजी एंड वेस्टर्न लिटरेरी स्टाइल को कंबाइन किया है, एक साथ जोड़ के उसको लिखा है। रोमांटिक इमेजिनेशन, इन्होंने अपने पोएट्री और फिक्सन और ट्रांसलेशन में क्या किया है? रोमांटिक इमेजिनेशन भी शामिल किए हैं। नॉस्टैल्जिया फॉर इंडिया, क्योंकि ये लंदन में शिफ्ट हो गई थी तो इंडिया की, ये इनका जो नेशनलिटी था वो इंडियन था, तो इन्होंने नॉस्टैल्जिया फॉर इंडिया के लिए भी लिखा। थीम्स ऑफ लॉस, नेचर एंड मेमोरी। लॉस, नेचर और मेमोरी का जो थीम था ये इनका मेन मुख्य था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम एज में अपने भाई बहन को खो दिया था। सी इज़ कंसिडर्ड अ पायनियर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोट्री। इन्हें इंडियन इंग्लिश पोट्री का पायनियर बोला जाता है, मार्गदर्शक कहा जाता था। इनके जो कुछ मेजर वर्क्स है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ ताकि एग्ज़ाम में आए तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। पहला है 1876। 1876 में इनका क्या था? अ सीफ ग्लिंट इन फ्रेंच फील्ड। अ सीफ ग्लिंट इन फ्रेंच फील्ड, ये इनका वर्क है। चलिए इस वर्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच पोट्री, ये जो अ सीफ ग्लिंट इन फ्रेंच फील्ड है ये क्या था? एक कलेक्शन था। किसका? ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच पोट्री। इन्होंने फ्रेंच पोट्री को क्या किया था? ट्रांसलेट किया था। इसमें 165 पोएम्स इंक्लूडेड थे। इसमें कितने पोएम्स थे? 165 पोएम्स थे। ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रेंच पोएट्स इनटू इंग्लिश। इन्होंने क्या किया था? यहाँ पोट्री रहना चाहिए। फ्रेंच पोट्री से इन्होंने इंग्लिश में क्या किया था? ट्रांसलेट किया था।
अगर पूछा जाए कि अ शिप ग्लिम्ड इन फ्रेंच फील्ड किसका वर्क है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लिखा नहीं था इसको, इन्होंने ट्रांसलेट किया था कि इसमें 165 पोएम्स इंक्लूडेड थी जो फ्रेंच पोट्री थी, और इसको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ये इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था। कौन सा था? फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था। किस लैंग्वेज से ट्रांसलेट किया था? फ्रेंच पोट्रीज टू इंग्लिश में क्या किया था? यहाँ पर पोएट है पोट्री रहेगा, आप लोग अपने नोट्स में एडिट कर लीजिएगा इनटू इंग्लिश। और मैं ये जो पढ़ा रही हूँ इसका नोट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर लूँगी, आप वहाँ से पूरा PDF ले सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे है, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल को। 1879 में दूसरा इनका वर्क है जो पोस्ट ह्यूमस यानी इनके डेथ के बाद जो पब्लिश हुआ था वो है एंशिएंट बैलेट्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। ये इनका दूसरा वर्क है। ये तो पहला जो था इन्होंने ट्रांसलेट किया था। दूसरा है एंशिएंट बैलेट्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, कलेक्शन ऑफ पोएम्स बेस्ड ऑन इंडियन माइथोलॉजी। ये क्या है? पोएम्स का कलेक्शन है जो इंडियन माइथोलॉजी, जो भारतीय पौराणिक कथाएं होती है उस पर बेस्ड है। इसमें जो फेमस पोएम्स शामिल है वो है सावित्री, लक्ष्मण, द रॉयल एसेटिक एंड द हिंद। ये इनके फेमस पोएम्स है जो एंशिएंट बैलेट्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान में इंक्लूडेड है। ये एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जो इंडियन मैथोलॉजी पर बेस्ड है। और ये कब पब्लिश हुआ था? 1879 यानी पोस्ट ह्यूमस ये पब्लिश हुआ था। उसके बाद फिर 1879 में एक और मतलब इनका पोएम पब्लिश हुआ था, पोट्री कलेक्शन पोस्ट ह्यूमस, ये नोवेल्स हैं इनका। पोस्ट ह्यूमस यानी इनका डेथ आफ्टर डेथ पब्लिश जो हुए उसको पोस्ट ह्यूमस कहते हैं। बियांसा आर द यंग स्पेनिश मैडेन, ये क्या था? एन अनफिनिश्ड इंग्लिश नोवेल था, यानी ये फिनिश्ड नहीं हुआ था तभी इनकी डेथ हो गई थी, तो ये अनफिनिश्ड इंग्लिश नोवेल था। इनका नोवेल था जो इन्होंने मतलब पूरा नहीं लिखा था। फिर 1879 में एक और है ली जर्नल डी मेडिमोइसिल डी आर्वर्स, अ नोवेल रिटन इन फ्रेंच। ये जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है, ये जो पूरा लिखा है ये एक नोवेल इन्होंने लिखा था, वो जो फ्रेंच में लिखा था। किस में लिखा था? फ्रेंच में। पहला जो इन्होंने, मैंने अभी आपको बताया था, जो पहला था इनका अ शिप ग्लिम्ड इन फ्रेंच फील्ड, ये इन्होंने लिखा नहीं था, इन्होंने फ्रेंच पोएट्री से क्या किया था? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। लेकिन जो ये है यहाँ पर ली जर्नल डी मेडिमोइसिल डी आर्वर्स, ये क्या है? एक नोवेल है जो फ्रेंच में इन्होंने लिखा था। वन ऑफ द अर्लीस्ट नोवेल रिटन बाय एन इंडियन इन फ्रेंच, ये क्या था? एक मतलब बहुत ही पुराना नोवेल से, मतलब अर्लीस्ट रिटन बाय एन इंडियन, एक इंडियन के द्वारा फ्रेंच में लिखा गया था। ये भी 1879 में लिखा गया था। इनके कुछ फेमस पोएम्स है, देखिए इंपॉर्टेंट पोएम्स ऑफन आस्क्ड इन एग्जाम्स, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हमेशा। पहला है आवर कजरीना ट्री, दूसरा सावित्री, फिर लक्ष्मण, द लोटस, जो लोटस हमारे सिलेबस में दिया गया है इनका, द लोटस, द रॉयल एस्थेटिक एंड द हिंद। ये इनके कुछ फेमस पोएम्स है। इनके जो राइटिंग के जो मेन थीम्स है जो अपनी राइटिंग में ये इंक्लूडेड करती हैं उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। मेजर थीम्स इनकी कौन कौन सी हैं? इंडियन माइथोलॉजी, पेट्रियोटिज्म एंड लव फॉर इंडिया, नेचर, मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया, डेथ एंड लॉस, फैमिली अफेक्शन। ये सारी जो जो मेजर थीम्स है ये इनके राइटिंग में शामिल होती है। उसके बाद फिर है स्टाइल एंड फीचर्स। रोमांटिक स्टाइल इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन कीट्स एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। इनके राइटिंग में जो रोमांटिक स्टाइल थी वो किससे इन्फ्लुएंस थी? जॉन कीट्स एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। ये एग्जाम में आ सकता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। यूज़ ऑफ बैलेट फॉर्म, इन्होंने क्या किस फॉर्म में यूज़ किया है? बैलेट फॉर्म में अपने स्टाइल मतलब राइटिंग की है। रिच इमेजरी एंड सिम्बोलिज्म, इन्होंने इमेजनरी और सिम्बोलिज्म का पूरा प्रयोग किया है। ब्लेंडिंग ईस्टर्न थीम्स विद वेस्टर्न पोएटिक टेक्निक्स, इन्होंने ईस्टर्न थीम्स और वेस्टर्न पोएटिक टेक्निक्स को एक साथ कंबाइन करके लिखा है, इसलिए ये इनकी राइटिंग एक स्टाइल मतलब यूनिक स्टाइल बन जाती है। उसके बाद अवार्ड एंड रिकॉग्निशन की इनको इनके लाइफ टाइम में कौन कौन सी
पहचान या फिर शाबाशियाँ मिली है। देखिए, तोरू दत्त डिड नॉट रिसीव मेजर अवार्ड्स ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। इन्होंने अपने मतलब जीवन के काल में कोई भी मेजर अवार्ड्स नहीं प्राप्त किया, लेकिन बिकॉज शी डाइड वेरी यंग, क्योंकि ये बहुत ही जल्द इनका डेथ हो गया था, 21 ईयर की एज में ही इनका डेथ हो गया था। सो इनको लेटर रिकॉग्नाइज किया गया, यानी बाद में इनको इनके वर्क्स को पहचान मिली। इनको पायनियर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ इंडियन रिनेसां लिटरेचर की हैं ये। हर वर्क्स बेयर प्रेस्ड बाई, इनके वर्क को प्रशंसा मिली है किससे किससे, एडमुंड गोस और एंडर थ्यूरियट को। थ्यूरियट से इनको क्या मिली है, शाबाशियाँ मिली है। सी इज़ ऑफन कॉल्ड द, इनको मतलब प्रायः क्या कहा जाता है, किड्स ऑफ इंडो एंग्लिकन लिटरेचर। किड्स ऑफ इंडो एंग्लिकन लिटरेचर, अगर एग्जाम में आए हु इज़ कॉल्ड द किड्स ऑफ इंडो एंग्लिकन लिटरेचर, तो आपको गलत नहीं टिक करना है। आपको यहाँ पर मैं आपको नोट में बता ही दे रही हूँ, तोरू दत्त आपको टिक करना है, क्योंकि इनको ऑफन क्या कहा जाता है, प्रायः इनको किड्स ऑफ इंडो एंग्लिकन लिटरेचर कहा जाता है। हु इंट्रोड्यूस्ड इंडियन माइथोलॉजी इन यूरोप एंड फ्रेंच लिटरेचर, हु इंट्रोड्यूस्ड इंडियन माइथोलॉजी टू इंग्लिश एंड फ्रेंच लिटरेचर। इन्होंने इंडियन माइथोलॉजी को इंग्लिश और फ्रेंच लिटरेचर में क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, इसलिए इनको किड्स ऑफ इंडो एंग्लिकन लिटरेचर कहा जाता है। इम्पोर्टेंस इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, तोरू दत्त इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, ये इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों, शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन वुमेन राइटिंग इन इंग्लिश। ये पहली इंडियन राइटिंग वुमेन थी जिन्होंने इंग्लिश में लिखना चालू किया। इंट्रोड्यूस्ड इंडियन लीजेंड टू वेस्टर्न रीडर्स, इन्होंने इंडियन लीजेंड्स को वेस्टर्न रीडर्स में इंट्रोड्यूस कराया। क्रिएटेड अ ब्रिज बिटवीन इंडियन एंड यूरोपियन लिटरेचर, इंडियन और यूरोपियन लिटरेचर को इन्होंने एक साथ कंबाइन करके लिखा, जो इनके स्टाइल को, इनके राइटिंग को एक यूनिक राइटिंग बनाती है। चलिए एक नज़र में इनके पूरे मतलब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। इनका बर्न कब हुआ था, 1856। डेथ कब हुआ था, 1877। फर्स्ट बुक इनका कौन सा था, अ शिप ग्लिंड इन फ्रेंच फील्ड, जो इन्होंने ट्रांसलेट किया था फ्रेंच लिटरेचर से, इन्होंने इंग्लिश में क्या किया था, ट्रांसलेट किया था 1876 में। फेमस पोएम उनका कौन सा है, अगर एग्जाम में आए, विच इज़ द फेमस पोएम रिटन बाई तोरू दत्त, तो क्या है इनका, आवर कॉजरीना ट्री। मेजर कलेक्शन इनका कौन कौन सा है, इसमें जो मेजर कलेक्शन है जो बहुत फेमस है वो है एंशिएंट बैलेट्स एंड द लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। इन्होंने क्या लिखा, इंग्लिश एंड फ्रेंच लिटरेचर लिखा। पायनियर इंग्लिश इंडियन वुमेन पोएट। चलिए इनके पूरा बायोग्राफी एग्ज़ाम्स से रिलेटेड कोई भी, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है यूपीजीडीसी का, तो उसमें रिटेन और मतलब डिस्क्रिप्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा, तो ये दोनों के लिए आपको काम आएगा। आप पूरा इसको अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आप रिटेन डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। आज हमने इनको ये बारे में पूरा पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनका जो वर्क है द लोटस, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए। और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को अपलोड कर लूँगी, आप लोग वहाँ से इसको ले सकते हैं। चलिए हम अपने वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिए, ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे और मैं ऐसी वीडियो बनाती रही हूँ। थैंक यू।